बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड बिजनेस प्लान, मेयारी बिजनेस प्लान। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेयारी बिजनेस प्लान यानी कारोबारी मनसूबे में बहुत सी मालूमात का होना ज़रूरी है, इसलिए इस अमल को इंतहाई एहतियात और तवज्जो से मुकम्मल करना चाहिए। कारोबारी प्लान में ये 4 चीज़ें आपके सामने स्लाइड पे मौजूद हैं, इनका होना ज़रूरी है। इनकी वजाहत मैं 1 बाय 1 करता हूँ। पहले नंबर पर है मौजूदा कारोबारी हालात का तज्जिया। बिजनेस प्लान में, स्टैंडर्ड बिजनेस प्लान में एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट बिजनेस सिचुएशन होना ज़रूरी है। जिस कारोबार को करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, इस शोबा और उसके मुस्तकबिल और मौजूदा सूरत हाल को परखा जाता है कि आया इस शोबा में कदम रखने की गुंजाइश है या नहीं। अगर है तो कौन कौन से मद्दे मुकाबल यानी कंपटीटर इस वक्त मौजूद हैं और उनको ग्राहकों में कितनी पजीराई है, मार्केट में कितनी गुंजाइश मौजूद है। इस शोबा में कामयाबी और नाकामी का तयन करने वाले अहम अवामल क्या हैं। कारोबार शुरू करने से पहले मुमकिन कमजोरियां, खतरात, मौके और अपनी ताकत का मुकम्मल तज्जिया हालात से बाखबर करने में मददगार साबित होता है। इस तज्जिए में इस अमर की भी वजाहत होती है कि ये कारोबार दूसरे मौजूदा अशिया और कारोबारों से कैसे मुख्तलिफ है और कैसे मुख्तलिफ किया जा सकता है, यानी मौजूदा कारोबारी हालात का तज्जिया ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस प्लान। कारोबारी प्लान के मकासद क्या क्या हैं। कारोबार के मकासद उन ज़रूरी अक़दामात की शनाख्त में मदद करते हैं जो कारोबार के लिए मुफीद और मददगार होते हैं। कारोबारी मकसद मतलूबा कामयाबी के अमूमी बयानात भी होते हैं। कारोबारी मकसद मतलूबा कामयाबी के अमूमी बयानात भी होते हैं, यानी आम तौर पर ये बयान किए जाते हैं कि ये हमारा कारोबारी मकसद है। आम तौर पर आम जगहों पर भी, आम मीटिंग्स में बयान किया जा सकता है कारोबारी प्लान को, ऑब्जेक्टिव को। कारोबारी मकासद कारोबार की कामयाबी को नापने के अहदाफ का तयन भी करते हैं, इसलिए कारोबारी प्लान का ऑब्जेक्टिव्स का होना ज़रूरी है एक मेयारी बिजनेस प्लान के लिए। तीसरे नंबर पर है अरेंज स्ट्रेटजी फॉर सक्सेस, यानी कामयाबी के लिए हिकमत अमली तरतीब देना। मेयारी बिजनेस प्लान के लिए कामयाबी की हिकमत अमली कई मजीद अवामल की निशानदही करती है और उनको बेहतर अंदाज में तरतीब देने में मदद करती है। चंद अवामल का मैं जिक्र करता हूँ आपके सामने। कामयाबी के लिए हिकमत अमली कैसे तरतीब देनी है कि आपने ये सोचना है कि मेरे कारोबार का मिशन क्या है, क्या कीमत, लागत, मुकाम और मार्केट के तमाम पहलुओं को समझ लिया गया है। कारोबार को बेहतर अंदाज में चलाने और मुस्तकबिल के मुकाबले के लिए कितने मुलाजम दरकार होंगे, उनके मुआवजे यानी तनख्वाहें वगैरह और दीगर मफादात के लिए मौजू पॉलिसी साजी करना ज़रूरी है। उसके बाद हिकमत अमली तरतीब देने के लिए कारोबार के लिए ज़रूरी तमाम वसाइल को मुनासिब अंदाज में तरतीब दिया गया हो और किस अंदाज में उनको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, ये भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। और तवील मुद्दत कामयाबी के लिए किन किन अनासर को परखा जाना चाहिए, ये कामयाबी के लिए हिकमत अमली तरतीब दी गई हो ये वाली, तो इससे एक मेयारी बिजनेस प्लान वजूद में आ सकता है। नंबर 4 है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स यानी मकासद। मकसद एक कारोबारी मंसूबा का दिल होता है, यानी ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो बिजनेस का हार्ट होते हैं। अगर वो एक वाज़ेह इशारा देते हैं कि कारोबार की सिमत और मुस्तकबिल के अहदाफ कितने वाज़ेह हैं। और मकासद को हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। अब स्मार्ट का मतलब क्या है ये समझ लें। स्मार्ट, एस का मतलब है स्पेसिफिक, यानी मखसूस मकासद हो। M का मतलब है मयरेबल, यानी काबिल पैमाइश हो, मयर किया जा सके जिन्हें मकासद को। और A का मतलब है अचीवेबल, यानी हसूल के काबिल हों, उनको आप हासिल भी कर सकते हो। ये ना हो कि मकासद तो बना लिए लेकिन अचीवेबल ही नहीं है, हसूल के काबिल ही नहीं है, तो फिर तो वो मकासद तो ना हुई। और उसके बाद R का मतलब है स्मार्ट में, S का मतलब क्या था स्पेसिफिक मखसूस, M का मतलब मयरेबल यानी काबिल पैमाइश, A का मतलब अचीवेबल काबिल हसूल हो, A का मतलब अचीवेबल और R का मतलब रियलिस्टिक भी हो, हकीकत पसंदाना हो, हकीकत पर मबनी हो,
जिन्हें अचीव किया जा सके, और टी का मतलब है टाइम्ड हो, वक्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक हो, जिनको हम हालात के मुताबिक बना सकें और उनको हासिल भी कर सकें। तो अगर ये इन 4 नुकात को हम अच्छी तरह गौर कर लें इन पर, तो हम एक मियारी बिजनेस प्लान बना सकते हैं। और यहाँ अब आप आगे मैं आपको एक मियारी कारोबारी मंसूबा बनाने के लिए जो कंटेंट्स होते हैं वो आपके सामने रखता हूँ कि ये हमारे मियारी कारोबारी मंसूबा का एक नमूना या जो जो चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ये मुख्तसरन कि एक ये कंटेंट्स है। सपोज किया गया कि इस पेज पर ये मौजूद हैं। एग्जेक्टिव समरी एक होती है जिसमें डिटेल होती है, कारोबार का नाम होता है, लीगल फॉर्म उसकी होती है, कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है, टेलीफोन नंबर, ईमेल नंबर, टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार है, सर्विसेज का कारोबार है, होलसेल का कारोबार है, या रिटेल का कारोबार है। इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बिजनेस आइडिया की भी एग्जेक्टिव समरी में मौजूद होती है। दूसरे नंबर पर है बिजनेस आइडिया एंड मार्केट। बिजनेस आइडिया कौन सा है, मार्केट आपकी कौन सी है, कौन से आइडिया को आप मुकम्मल करने के लिए मार्केट कौन सी चुनते हैं, यानी आइडेंटिफाइड नीड्स, ज़रूरियात क्या हैं, जहाँ पर आपके कस्टमर कौन कौन से हैं, कौन सी प्रोडक्ट की किस्म है आपकी, या कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड करना चाहते हैं कस्टमर की ज़रूरियात की तस्कीन के लिए, हाउ टू रिसर्च द कस्टमर्स और हाउ टू रीच द कस्टमर्स, और कस्टमर्स तक कैसे पहुँचेंगे, ये बिज़नेस आइडिया में होना ज़रूरी है। और मार्केट में बिजनेस आइडिया के साथ मार्केट क्या मतलब है इसका, जियोग्राफिकल एरिया कौन सा होगा, टाउन कौन सा होगा, टाइप कस्टमरशिप कौन सी होगी, साइज ऑफ टोटल मार्केट वहाँ पर कितना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपटीटर्स, यानी जो मुकाबला में आपके लोग हैं उनकी वजाहत इसमें होगी मार्केट में, और मार्केट शेयर फॉर द न्यू बिजनेस, कि आपके कारोबार के लिए मार्केट का शेयर कितना मौजूद है, आप उसमें से कितना शेयर ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट प्लान, प्रोडक्ट, आपने मार्केट प्लान, प्रोडक्ट, प्राइस, 2 चीज़ें इसमें, मार्केट प्लान, प्रोडक्ट तीसरे नंबर पर है कि डिटेल आपकी प्रोडक्ट की इसमें मौजूद होगी, कि डिनोमिनेशन जिसमें प्रोडक्ट ही है, तफसील स्पेसिफिकेशन इसमें होगी, पैकिंग प्रोडक्ट किस तरह होगी, और आफ्टर सेल सर्विस वगैरह अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होगी, उसके प्रोडक्ट के बारे में सारी ये चीज़ें डिटेल में मार्केट प्लान में मौजूद होंगी। और मार्केट प्लान प्राइस क्या है, आपकी प्लान का प्राइस क्या है इसकी, हाउ मच आर कस्टमर्स विलिंग टू पे ऑफ योर प्रोडक्ट, हाईएस्ट प्राइस कितनी पे कर सकते हैं, एवरेज प्राइस कितनी पे कर सकते हैं, लोएस्ट प्राइस कितनी पे कर सकते हैं, और कंपटीटर की प्राइस कितनी है, हाईएस्ट, एवरेज और लो प्राइस, आपकी अपनी प्राइस कितनी है आपकी प्रोडक्ट की, रीज़न फॉर सेटिंग प्राइस, सेटिंग प्राइस करने की रीज़न क्या है, मार्जिन फॉर डिस्काउंट, आपके पास कितना डिस्काउंट का मार्जिन प्रोडक्ट में प्राइस में रख रहे हैं, ये चीज़ें अमूमी तौर पर डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद इसमें मार्केट प्राइस और प्रोडक्ट के बाद मार्केट प्लान प्लेस, यानी लोकेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन आप देंगे प्लान्ड लोकेशन के बारे में, कि कारोबार की लोकेशन किस तरह होगी, और रीज़न भी इसमें आप लिखेंगे प्लान में, रीज़न फॉर चूजिंग दिस लोकेशन, कि आप इस लोकेशन को चूज़ कर रहे हैं तो क्या वजूहात हैं, क्यों चूज़ कर रहे हैं। तो रीचिंग द कस्टमर बाय सेलिंग टू, आप बस कस्टमर तक किस तरह पहुंचेंगे, इंडिविजुअल्स ही आप अलग-अलग उनको डोर टू डोर मार्केटिंग करेंगे, या आप रिटेलर के ज़रिए राब्ता कस्टमर तक पहुंचेंगे, होलसेलर्स के ज़रिए पहुंचेंगे, या किसी और तरीके से पहुंचेंगे। और रीज़न फॉर चूजिंग दिस वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो इंडिविजुअल्स को डायरेक्ट आप डील करेंगे, रिटेलर्स, होलसेलर्स या कोई और चैनल जो यूज़ करेंगे, उसकी वजह भी इसमें लिखनी है ताकि एक स्टैंडर्ड बिजनेस प्लान बन सके। और मार्केटिंग प्लान प्रमोशन का, कि जो स्टार्ट कर रहे हैं आप अपनी प्रमोशन, कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी प्रमोशन का प्लान भी आपको लिखना पड़ेगा। मार्केटिंग प्लान प्रमोशन के बाद लीगल फॉर्म बिजनेस की कौन सी होगी, किस किस्म का कारोबार आप शुरू कर रहे हैं, लीगल फॉर्म वो कौन सी हो सकती है, चूज, रीज़न फॉर चूजिंग दिस लीगल फॉर्म, और रीज़न भी लिखना पड़ेगी कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये पार्टनरशिप है, ये प्राइवेट कंपनी है, या ये पब्लिक कंपनी है, उसकी फॉर्म को मेंशन करना भी ज़रूरी होगा। मैं मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ, वरना ये बहुत डिटेल का प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद आपका स्टार्टअप कैपिटल, कि शुरू वाला कैपिटल जो है आप कितना बिजनेस में लगा रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है। स्टार्टअप कैपिटल में लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल में आपका स्टॉक कितना है, और स्टाफ की कॉस्ट कितने मंथ की आपके पास है, ऑपरेशनल कॉस्ट आपके पास कितनी है,
और उसके बाद आपके इन सब चीज़ों पे कितनी अमाउंट स्पेंड होगी, टोटल अमाउंट का तखमीना इसमें लगाना ज़रूरी है। सोर्सेज ऑफ स्टार्टिंग अप कैपिटल, यानी आप जब काम शुरू कर रहे हैं कैपिटल, सो क्या क्या शुरू में जो कैपिटल आपके पास होगा उसके वसाइल कौन कौन से होंगे। इक्विटी कैपिटल होगा, यानी आपकी अपनी सेविंग होगी या पार्टनर्स के पैसे भी साथ होंगे, या आपने लोन लिया है, कितने लोन लेने हैं। लोन 1 हो सकता है फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से या मनी लेंडर से, और सेकंड किस्म लोन की हो सकती है क्रेडिट कोऑपरेटिव से या गवर्नमेंट स्कीम से या बैंक लोन आप ले सकते हैं। तो स्टार्टअप कैपिटल के वसाइल कौन कौन से होंगे ये मेंशन करना भी इसमें ज़रूरी है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ के बारे में भी डिटेल इसके अंदर आपके स्टैंडर्ड बिजनेस प्लान के अंदर मौजूद होगी कि ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ, उनकी पोजीशंस क्या क्या होंगी, क्या क्या उनके टास्क होंगे, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और उनकी क्वालिफिकेशंस कितनी होंगी, और उनकी सैलरी पर मंथ कितनी होगी, उनकी सोशल सिक्योरिटी कितनी होगी, टोटल स्टाफ की कॉस्ट कितनी होगी, ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद है हमारे पास बिजनेस ऑपरेशन एंड कॉस्ट, यानी बिजनेस जब आप चला रहे हैं तो उसमें उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कितनी होगी। प्रोडक्ट्स आपके पास कितनी हैं, सपोज करते हैं प्रोडक्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इन चारों प्रोडक्ट्स के अलग-अलग हमें देखना पड़ेगा पर मंथ उनकी प्राइस क्या हुई, प्रोडक्ट 1 की प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, टोटल सेल कितनी है, प्रोडक्ट 2 की प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी सेल आउट हो रही है ऑपरेशन में, और कितनी प्राइस की हो रही है, टोटल सेल कितनी हो रही है, 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट, जितनी भी आपकी प्रोडक्ट है उनकी टोटल अमाउंट कितनी की आप बेच रहे हैं, कितनी की आपका टारगेट है, कितनी क्वांटिटी बिकेगी, टोटल ऑल प्रोडक्ट का टर्नओवर कितना होगा, ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। और मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट का जिक्र भी ज़रूरी है, ये सभी प्रोडक्ट्स पर आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है और सभी मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, उसके बाद आपके स्टाफ की कॉस्ट कितनी है, बाकी कॉस्ट जितनी और भी कई कॉस्ट हैं वो कितनी है, कैपिटल कॉस्ट कितनी है, इंटरेस्ट यानी उसके ऊपर कितना है, डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कितनी है, ये सारी कॉस्ट को भी रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद इसमें हमारे पास नेक्स्ट है कैश फ्लो प्लान। कैश फ्लो प्लान, मंथली कैश फ्लो प्लान भी बनाना पड़ता है, यानी आपके पास स्टार्ट में बिगिनिंग कैपिटल कितना था, मंथ के एंड पे इक्विटी कितनी है, लोन्स कितने हैं, सेल्स कितनी हुई है, और इसके अलावा भी अगर कोई आपका इनफ्लो है तो वो देखना पड़ेगा, और टोटल कैश इनफ्लो कितना है, फिर उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है, लोन रीपेमेंट्स कितनी है, और अदर पेमेंट्स और भी कुछ हो सकती हैं वो कितनी है। तो टोटल कैश आउट पेमेंट, कैश आउट टोटल और कैश इन टोटल, इन दोनों का डिफरेंस होगा वो मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ वो आपका कैश एट द एंड ऑफ द मंथ कहलाएगा। इस तरह एट द एंड ऑफ द मंथ जो बैलेंस होगा वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा, और इसी तरह ये इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को कंपैरिजन करते रहेंगे हर माह, और इसमें करना है एक एस्टिमेट लगाना है कि कैश फ्लो प्लान भी बनाना है। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन, इसमें भी हमने देखा कि तमाम प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं प्रोडक्ट वाइज, फॉर मसला मैंने सपोज किया प्रोडक्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इन चारों प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल आउट होगी और कितनी क्वांटिटी आपके पास इनकी टोटल अमाउंट आएगी इन क्वांटिटी को सेल आउट करने से, टोटल सेल कितनी होगी, इसमें टोटल ऑपरेशन कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट को डिडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, और टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स नेट लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट बचेगी। नेक्स्ट उसमें है ओपनिंग बैलेंसेस। आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस एसेट्स और लाइबिलिटीज की भी मौजूद होने चाहिए, जिसमें फिक्स एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं, और इसी तरह इक्विटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। इसके लिए फिर हम डिटेल में नेक्स्ट किसी टॉपिक में, नेक्स्ट किसी सेशन में मुकम्मल डिटेल इस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने जस्ट इसके कंटेंट्स आपको बताए हैं, तो अगले सेशन के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।